दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे जो दिल्ली एनसीआर में या जो इंडिया के दूसरे एरियाज़ में भूकंप आ रहे हैं, ये भूकंप क्यों आ रहे हैं और इन भूकंप के आने की वजहें क्या हैं और ये अलग अलग एरियाज़ में कैसे आ रहे हैं। क्या हमारी सेस्मिक एक्टिविटीज़ जो हमारे अर्थ के नीचे हो रही हैं, इंडिया के नीचे, क्या वो बहुत ज़्यादा इस स्टेज पे आ गई हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी नीचे जो है वो एकत्रित हो गई है, यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी इंट्रैप्ड हो गई है, विच इज़ ट्राइंग टू कम आउट, which is the main reason these earthquakes are occurring here and there। हमने देखे अगर पिछले 1.5-2 महीने में देखें तो तकरीबन 12 अर्थक्वेक तो दिल्ली एनसीआर में माइनर आ चुके हैं, जिनके अगर रिचर स्केल पे देखें तो 2.3 से 4.5 उनकी जो इंटेंसिटी है वो नापी गई है। और कल जो है गुजरात में भूकंप आया और आज 16 जून को भी एक जो है भूकंप कच्छ के एरिया में आया, जिनकी इंटेंसिटी अराउंड वही 4-5 के आसपास है। तो ये इतने सारे भूकंप क्यों आ रहे हैं, नीचे हमारी धरती में ऐसा क्या हो रहा है और ये अर्थक्वेक क्यों आते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और हम लोग ये भी समझेंगे कि इन अर्थक्वेक से डैमेजेस क्या होते हैं और कितने आईएस कोड इसमें लगते हैं जिससे हमारी बिल्डिंगें डिज़ाइन होती हैं, और क्या हमारी दिल्ली एनसीआर या हमारी जो बिल्डिंगें जहाँ भूकंप आ रहे हैं, क्या वो बिल्डिंगें सेफ़ हैं, इनकी वजह से क्या डैमेज आएंगे, हम इनको एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। क्या हम भूकंप को रोक सकते हैं कि भूकंप आए ना, अगर आए तो क्या हम डैमेज को रोक सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ आखिर तक इस वीडियो में। हम बहुत ज़्यादा लर्निंग को शेयर करेंगे और एक दूसरे पे इसमें व्यूज़ करेंगे, और दिल्ली को हम बेसिकली क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि हमारी बिल्डिंग्स कितनी सेफ़ हैं और क्या जो माइक्रो जोनिंग आईआईटी दिल्ली कहती है, क्लेम करती है, हमने करी है, क्या वो हमें लगता है कि एफिशिएंटली वर्क करेगी अगर कोई इस तरह का कोई अगर मेजर अर्थक्वेक आ जाता है। और ये जो हमारे क्या जो अर्थक्वेक आ रहे हैं, क्या हम इनको मान के चलें कि ये फोर शॉक्स हैं या प्रायर शॉक्स हैं और दिस कैन ट्रिगर टू ए मेजर अर्थक्वेक। तो हमें इसको दोस्तों बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना होगा। अब हम देखते हैं कि अर्थक्वेक आते क्यों हैं। दोस्तों, ये हमारी धरती है, आप इसको देखिए कि 7 कॉन्टिनेंट हैं, जो कि अर्थ के मूवमेंट से, जो प्लेट के मूवमेंट से हमारे सारे कॉन्टिनेंट और ओशियंस बने हैं। और ये हमारा इसमें इंडिया है, जहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जो कि हाईली अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं, जो हमारा एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो एक कोड बनाया है, हिमालयन बेल्ट को और कच्छ के कुछ बेल्ट को उन्होंने जोन 5 में रखा है, जहाँ पे कि अराउंड 8 रिचर स्केल के भूकंप जो हैं वो एंटिसिपेटेड हैं, विच कैन काज ए मास डिवेस्टेशन इन दैट एरिया। हमने देखा है जो 2001 का भूकंप आया था भुज में, उसका रिचर स्केल पे अराउंड 7.7 था, जो अमेरिकन एजेंसी ने दिया था, इंडियन एजेंसीज के हिसाब से 6.7 था। उस 20-22 सेकेंड के भूकंप ने बहुत लार्ज स्केल डिवेस्टेशन किया था। तो क्या ये जो माइनर शॉक्स हैं, क्या इंडिकेशन दे रहे हैं कि कोई मेजर भूकंप आएगा, या इससे एनर्जी रिलीज हो गई है, जो एनर्जी ट्रैप हुई थी और मेजर अर्थक्वेक आने के इसमें चांसेस नहीं है। तो अब आप देखिए, इसमें हमारे जो हिमालयन बेल्ट है वो इसमें हमारी मेन रीज़न है जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। और हिमालयन बेल्ट में जो इतने बड़े बड़े हिमालय, इनकी हाइट भी बढ़ रही है, वो इसलिए बढ़ रही है कि हमारी जो प्लेट है, जो इंडियन प्लेट है, वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है और हिमालय की जो हाइट है उसको बढ़ा रही है। तो इन प्लेट्स का जो मूवमेंट है ये कांस्टेंट होता है, और इनके एक दूसरे से जुड़ने से, एक दूसरे के साथ कोलिजन करने से जो एनर्जी बनती है, वो हमारे सेकेंड लेयर में अर्थ क्रस्ट के नीचे, लिथोस्फीयर के नीचे जो मेंटल होता है, जो कि बहुत ही हॉट होता है, जिसपे प्लेट ये हमारी फ्लोट करती है, इनफैक्ट रादर शुड कहा जाए। और ये इन प्लेटों के मूवमेंट की वजह से ही जो है डिस्टर्बेंस होती है और एनर्जी क्रिएट होती है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, इस जस्ट एग्जांपल से। ये जो है हमारा नीचे जो हम देख रहे हैं, ये हमारा हॉट मेंटल है, और ये जिसको जैम की शेप में दिखाया गया, ऊपर ये जो दो हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिसको ब्रेड के पीस से दिखाया गया है। तो ये जो हमारी ब्रेड के पीस हैं, ये एक दूसरे के अगेंस्ट इस तरीके से स्लाइड होते हैं। ये एक क्राइटेरिया होता है जहाँ पे एनर्जी जो होती है, इनके जो है आपस में एक दूसरे के ग्राइंड से एनर्जी क्रिएट होती है। और ये जो मूवमेंट होता है ये स्मूथ नहीं होता, और ये बहुत सारी एनर्जी जो है इससे जनरेट होती है, जो कि प्रॉब्लम करती है। और ये अर्थक्वेक की जब ये रिलीज होती है तो इन द फॉर्म ऑफ दीज वेव्स इट कम ऑन द सरफेस ऑफ द क्रस्ट। और जो सेकेंड होता है, इसमें एक जो प्लेट होती है, जो ये टेक्टोनिक प्लेट होती है, दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के नीचे जो हैवी होती है, हाई डेंसिटी वाली, वो नीचे जाने की कोशिश करती है, और लाइट डेंसिटी की प्लेट ऊपर आती है, जो कि हमारा हिमालयन बेल्ट में होता है। इस तरीके से हो रहा है, जिससे हिमालय की हाइट बढ़ रही है। और थर्ड स्टेज होती है, दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसमें कि बीच में हमारे ओशियन जनरेट होते हैं। फिर ये बहुत जब दूर चली जाती हैं तो नीचे का मेंटल ऊपर आ जाता है, फिर वो थोड़ा कूल हो जाता है, वो क्रस्ट की फॉर्म में बन जाता है। तो जो एनर्जी इंट्रैप्ड होती है इन सब एक्टिविटीज़ से, वो ऊपर आती है,
और जिस पॉइंट से वो एनर्जी क्रिएट होती है हम उसको फोकल पॉइंट बोलते हैं। और जहाँ पर वो अर्थ क्रस्ट के टॉप सरफेस पे आती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है या सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी जो आती है, उसे हम जो है एपी सेंटर बोलते हैं। और ये जो सरफेस होती है जिसके अलॉन्ग ये इनका मूवमेंट होता है, हम इसे फॉल्ट बोलते हैं। तो दिल्ली एनसीआर के नीचे जो है एक इम्पॉर्टेंट फॉल्ट है, इसलिए दिल्ली एनसीआर को जोन 4 में रखा गया है, जिसमें हाई इंटेंसिटी ऑफ इसमें अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। तो हम ये देखते हैं दोस्तों, ये तो हमने समझ लिया कि ये किस तरीके से अर्थक्वेक आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, इसमें जो एनर्जी है, जो ये माइनर शॉक्स जो आ रहे हैं, इनका क्या इम्पैक्ट है, क्या ये एक बड़े अर्थक्वेक का सिम्बलम है, या एनर्जी, बहुत से लोग इसमें साइंटिस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि जो एनर्जी इंट्रैप्ट थी धीरे धीरे करके निकल रही है, इसलिए बिगर बड़े अर्थक्वेक की आशंका इसमें नहीं है, हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। पर दोस्तों मेरा ये मानना है कि जो ये माइनर शॉक्स होते हैं, जो प्री शॉक्स होते हैं, ये हमें ये तो बताते हैं कि इसमें तो हम श्योर हैं कि नीचे कुछ ना कुछ हमारी जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है वो कांस्टेंट चल रही है, और वो पूरे इंडिया के नीचे चल रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है। अगर आप कल का उठा के देखिए जो कितने भूकंप आए, तो आपको जापान के आसपास बहुत सारे भूकंप दिन में 2-3 बार 5.5 रिक्टर स्केल के मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है ये हमारे जो क्वैक्स हैं, ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। और हमें देखना है कि हमारी जो कैपिटल है दिल्ली एनसीआर, वो कितना सेफ है, हमारी बिल्डिंग्स कितनी सेफ हैं। और हम इसमें बर्थक्वेक तो नहीं रोक सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें ऐसा कि हम अपनी जो इसकी वजह से जो डैमेजेस एंटिसिपेटेड हैं, जो हमारा लॉस है, उसको मिनिमाइज़ कर लें। तो इसका एक ही तरीका है दोस्तों, जो हमारे आईएएस कोड्स हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इसमें जो कई कोड दिए हैं, मैंने उनको एनलिस्ट किया, आप देख सकते हैं, हम उनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसमें जो है हम क्या उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, जैसे जापान या कुछ कंट्रीज़ में होते हैं, वो लोग इनको बहुत ही एथिकली लेते हैं और बहुत ही मोरली लेते हैं, दे हैव बीन फॉलोइंग। बट हमारे इंडिया में क्या दोस्तों, इसको ढंग से फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि जो हमारी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो हमारे मैप्स को अप्रूव कर देती हैं एक एफिडेविट लेके, अंडरटेकिंग लेके, और एक जो डिज़ाइन कैलकुलेशन है, जो ड्राइंग्स है, उनको जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, आईआईटीज़ या एचबीटीआईज़ उनको चेक कर देती हैं। और साइट पे उनका कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इसे कोई नहीं देखता है, साइट पे प्रॉपर वो कोड को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। हमें ये भी दोस्तों एनालाइज करना होगा कि जो हमारे इंडियन कोड हैं, क्या हमें वो सही पिक्चर दे रहे हैं, क्या हमें लगता है कि वो, क्योंकि भुज का अर्थक्वेक जब आया था तो इसमें बहुत सारी हमारे सामने चैलेंजेस आ गए थे। उसमें जो आईआईटी कानपुर ने स्टडी की है, नाइसी ने, आप अगर चाहें तो उनकी साइट पे जाके देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक भी नीचे डाला है कि उनकी स्टडीज़ क्या बोलती हैं। जो 4-5 स्टोरी बिल्डिंग थी दोस्तों, उनकी फाउंडेशन ज़मीन से ऊपर आ गई थी, और फाउंडेशन की विड्थ केवल जो है 1-1, 1.5 मीटर थी, और वो सारी की सारी जो है उस अर्थक्वेक में 20 सेकंड के अर्थक्वेक में सारी बाहर आ गई थी। और बहुत सारे फेल्योर ऐसे थे जिसने हमारे अर्थक्वेक जो रेजिस्टेंट जो कोड्स हैं, जो हमें गवर्न करते हैं, इंजीनियरिंग बॉडी को या आर्किटेक्ट्स को गवर्न करते हैं, विच आर टू बी फॉलोड, उन पे भी चैलेंज हुआ था, हमें उसे कैसे फॉलो करना है। हमने उसमें एक जोन ख़त्म किया, और हमने देखा कि जो हमारे जोन, जिसमें हमारे जैसे जोन 4 है, जिसमें काफ़ी प्रोबेबिलिटी अर्थक्वेक आने की, हायर अर्थक्वेक आने की, इट्स वेरी डेंजरस। और जोन 5 में तो बहुत ही हायर उसके जोन एंटिसिपेटेड हैं। और दिल्ली के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दिल्ली इज़ वेरी नियर टू हिमालयन बेल्ट, और हिमालयन बेल्ट में हमेशा हमारा जो है टेक्टोनिक मूवमेंट बना रहता है, और अर्थक्वेक के माइनर शॉक्स आते ही रहते हैं। तो अराउंड जो है 12 शॉक्स तो हो गए, 2 शॉक जो गुजरात में कल और आज आया, और 4-5 शॉक्स जो हैं माइनर शॉक्स अराउंड 4.5, 2.3 से 4.5 रिक्टर स्केल पे, वो अभी हमने देखा है कि हिमालयन बेल्ट में हुए हैं। तो हमारे पास बहुत सारी टेक्निकटॉनिक जो एक्टिविटीज़ हो रही है, हम इसमें अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी है। और हमें देखना है कि हम अपने किस तरीके से, हमारी जो बिल्डिंग्स हैं कितनी सेफ़ हैं, क्या पुरानी बिल्डिंग की रेट्रोफिटिंग हुई है, या क्या हमारे जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं वो कितनी सेफ़ हैं। तो हम इसको पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे अपनी अगली वीडियो में, और हम देखेंगे दिल्ली और एनसीआर पे इसका क्या इम्पैक्ट है। कि कुछ जगह पे जो सॉइल की कंडीशन है दोस्तों, वो ऐसी है कि जब अर्थक्वेक की वेव्स हमारी जो फोकस से ऊपर आती हैं, और जब उस सब सॉइल में आती हैं, जैसे यमुना का जो बेल्ट है, वहाँ लिक्विफेक्शन की जो टेंडेंसी होती है, वो बल्कि उन वेव्स को फैसिलिटेट कर देती है और डैमेजेस को बढ़ा देती है। और कई जगह पे जो है ऐसी हमारी सबसॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हमारी बिल्डिंग रेस्ट करती हैं, जहाँ पर जो रॉक्स होती हैं वो उन अर्थक्वेक जो वेव्स ऊपर आती हैं उनको रजिस्ट करती हैं, उनके इम्पैक्ट को कम करती हैं। तो यहाँ पे माइक्रो जोनिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली एनसीआर में जैसे गुड़गांव है, नोएडा है,
जो कि पूरा यमुना के आसपास बेल्ट हुआ है, इनमें बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग आ गई। हमें इन्हें देखना होगा और हमें अपनी बिल्डिंग्स को इतना सेफ करना होगा, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो नई बिल्डिंग्स हैं, सो दैट इससे डैमेजेस कम हो। और कितना अर्थक्वेक किस रेंज में जो है, क्या हमारी ये जो दिल्ली एनसीआर है 6 रिक्टर स्केल के, उसके जो है क्या ये कैटर करने के लिए सफिशिएंट है, क्या डैमेजेस होंगे, हमें इसको भी एनालाइज करना होगा। और क्या हम ऐसा करें कि जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं हम उनको भी सेव कर पाएँ, क्योंकि बिकॉज इससे क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। अर्थक्वेक हम नहीं रोक सकते हैं बिकॉज वो नेचुरल फेनामेना है, लॉ भी कहता है इट्स एक्ट ऑफ गॉड। हम क्या कर सकते हैं, रिजियसली अपनी बिल्डिंग्स को जो है सेव करें, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट करें, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है उनकी रेट्रोफिटिंग करें, इस लायक बनाएं कि जो शॉक्स हैं वो उनको कैटर कर सके और किसी भी तरीके के डैमेजेस हैं हम उनको रिड्यूस कर सकें। तो दिल्ली एनसीआर बहुत प्रोन है, बहुत सारे इसमें जो है डिवास्टेशन की आशंका रहती है, क्योंकि एक स्टडी ये बोलती है कि अराउंड 80% बिल्डिंग अनसेफ हैं, कोड को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है, और अगर 6 के अबव का रिक्टर स्केल का कोई भी अर्थक्वेक आएगा तो बहुत सारे डैमेजेस होगा, बहुत सारा ह्यूमन लाइफ्स का लॉस होगा। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात होगी। तो हम जो दिल्ली एनसीआर है इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में एनालाइज करेंगे, पर हम ये जरूर चाहेंगे कि हमारी जो फ्रेटर्निटी है, टेक्निकल फ्रेटर्निटी है, चाहे वो आर्किटेक्ट्स हो, इंजीनियर हो, दिल्ली के लिए थोड़ा कॉन्शियस रहें और इसको जो है अपने माइंड में रखें कि ये प्री शॉक्स हैं और हमें जो है बार बार ये वार्न कर रहे हैं कि हमें अपनी बिल्डिंग्स को सेव करना है और हमें जो है अपनी टेक्निकल नॉलेज का सही इस्तेमाल करना है, इन कोड्स को इम्प्लीमेंट करना है, बल्कि जहाँ और लगे जो है हमें अपनी बिल्डिंग्स को डक्टाइल बनाना है, सो दैट वो इस तरह के शॉक्स को झेल सके। तो अगली वीडियो में हम इस पर डिस्कशन करेंगे दिल्ली एनसीआर क्या है। अगर आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो ज़रूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हमारी फ्रेटर्निटी थोड़ी अवेयर हो और थोड़ी कॉन्शियस हो। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जिसमें हम बहुत सारा डिटेल डिस्कशन करेंगे और माइक्रो जोनिंग को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो हमारी बिल्डिंग्स हैं पुरानी दिल्ली की या जो अनऑथराइज कॉलोनी की, जिसको गवर्नमेंट जो है वोट बैंक के चक्कर में बार बार रेगुलाइज करने की बात करती है, वो कितनी सेफ़ है और दिल्ली एनसीआर कितना सेफ़ है। थैंक यू वेरी मच।